नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है भूत बंगला, जिसे लिखा है मैंने। इसके पहले हिस्से में अब तक आपने सुना राजवंत और जमशेद जंगल में एक बंगले में रात बिताने रुके हैं, जहां न बिजली है न बिछावन। रात में उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं और खिड़की से बाहर एक भयानक साया भी आ खड़ा होता है। अब क्या होता है सुनिए आगे। जमशेद आगे नहीं बढ़ा। दरवाजे पर तेज होती दस्तक के बावजूद उसने खोलने से इनकार कर दिया था। राजवंत ने दरवाजे की झिर्री से झांका तो सामने सफेद साया खड़ा था, एकदम दरवाजे के पास। राजवंत को उस साये की गर्म सांसें भी महसूस हो रही थी। पीछे जमशेद ने कांपते हाथों से मोमबत्ती जला ली थी। राजवंत ने दिल पर पत्थर रखकर धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। चर वो साया हवा की तेजी से अंदर आकर बैठ गया। हाँफती आवाज से उस साये ने राजवंत को कहा, दरवाजा बंद कर दो। आवाज लड़की की थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी छिपा हुआ था। राजवंत और जमशेद दोनों में से किसी के मुंह से बोल नहीं फूटे। राजवंत ने मशीनी अंदाज में दरवाजा बंद कर दिया। जमशेद हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि साये के पैर देख पाए। वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस साये के पैर हैं या नहीं है। हैं तो सीधे हैं या उल्टे। कुछ देर तक तो तीनों ही खामोश बैठे रहे। राजवंत और जमशेद की दिल की धड़कनें धाड़ धाड़ बज रही थी और साये के हाथ में हल्की सी भी हरकत होती तो वो चौंक उठते थे। आखिरकार चुप्पी साये ने ही तोड़ी। तुम लोग थोड़ी आग जला सकते हो, मैं पूरी तरह भीग गई हूं। दोनों दोस्त खामोश बैठे रहे, मानो कुछ सुना ही नहीं। ए सुनो, आग जलाओ, मैं कोई भूत नहीं हूं। लड़की की आवाज आई थी। पहले पैर दिखाओ, जमशेद ने कहा। लड़की ने पैर आगे कर दिए। ये देखो, बिल्कुल सीधे हैं पैर, चेहरा भी देखो हुए। अब सामने बड़ी बड़ी आंखों वाली एक लड़की थी। बारिश में तरबतर, घुंघराले बालों से पानी जो रहा था। राजवंत तो उसकी जादुई आंखों में खो सा गया था। दोनों आग जलाने के लिए पिछले कमरे में कुछ खोज रहे थे कि जमशेद ने टहोका दिया था। सिर्फ उल्टे पैरों वाली चुड़ैलें नहीं होती हैं। अम्मी कहती थी कि रात को परियां भी आती हैं जो बेइंतहा खूबसूरत होती हैं और तुम जैसे लड़कों का खून पी जाती हैं घटाघट। अच्छा, मुझ जैसे लड़कों का, तुम जैसे का खून क्यों नहीं पीती घटाघट। जमशेद जारी रहा, हम जैसों का इसलिए नहीं पीती हैं क्योंकि हमारी लाइफ में है ना सलमा, मेरी बीवी, खून पीने के लिए। अभी फोन होता ना तो तेरी बात ये रिकॉर्ड करके मैं सलमा को भेज देता, फिर देखते। गुड्डू उससे बाद में निपटेगा यार, पहले आग जलाते हैं, रोशनी भी ज्यादा हो जाएगी और गर्मी भी मिलेगी। दोनों गत्ते और अखबार के पन्ने लेकर बड़े कमरे में पहुंचे तो कलेजा धक से रह गया। सामने वाले कमरे में सन्नाटा बिखरा था। कमरे से वो लड़की गायब थी। बाहर बिजली की तेज रोशनी आई, पर बादलों के कड़कने से पहले सामने बारामदे में एक बार फिर कुत्ता सिर उठाकर तेजी से रो पड़ा। जमशेद को लगा कि किसी ने उसकी रगों से सारा खून निचोड़ लिया। गुड्डू बेटे, भूतनी आई थी, भूतनी फ्लाइंग स्क्वाड बनकर रेकी करके गई है। अब फैमिली के साथ डिनर एंजॉय करने आएगी। आग जलवाई लिया है तुमसे, अब हम दोनों का बारबेक्यू होगा, लाइव ग्रिल। राजवंत ने घड़ी देखते हुए कहा, तुम्हें उस लड़की के कपड़ों से कोई गंध आई थी, कोई बदबू, कोई खुशबू, कुछ भी? हाँ आई थी। तो
अगर वो भूतनी थी तो हमें छोड़कर भागी क्यों? ये बुद्धि हेरा गया है मेरा ये गुड्डू भाई। जमशेद को ऐसे पलों में अपने गांव की बोली याद आने लगती थी। थोड़ी देर सो लो अब, राजवंत ने कहा। सोना मुश्किल था, पर दोनों दोस्त चुपचाप कंबल लेकर पलंग के नीचे घुस गए। राजवंत शाम को यहां आने के बाद के पलों को मन में दोहराने लगा कि कैसे वो टाइगर रिजर्व के गेट पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया था। राजवंत केन और बेतवा नदियों को जोड़ने वाली योजना पर रिपोर्ट करने उस जगह पर जाना चाह रहा था, पर देर हो गई थी और बादल भी घिर आए थे। उसने चौकीदार से रुकने के किसी इंतजाम के बारे में पूछा तो चौकीदार ने ऐसा कोई इंतजाम होने से साफ इनकार कर दिया। पर राजवंत को गूगल मैप पर इसी जगह के आसपास कहीं वन विभाग के इंस्पेक्शन बंगलों का इलाका दिख रहा था। राजवंत रिपोर्टर था तो उसे सरकारी मुलाजिमों के कसबल निकालने के तौर तरीके भी पता थे। आखिरकार चौकीदार हंसते हुए मान गया और उसने बताया कि पास ही में जंगल महकमे का एक बंगला है, पर उस टूटे फूटे बंगले में भूतों का डेरा है, सो कोई उधर जाता नहीं। रात तो रात, गांव वाले दिन में उधर का रुख नहीं करते, न गांव वाले न उसके मवेशी। जमशेद ने राजवंत को कहा, चलो, भले ही खजुराहो 70 किलोमीटर सही, पर वहां भूत तो नहीं होंगे। पर इस बारिश में उतनी दूर बाइक चलाना? राजवंत ने हाथ खड़े कर दिए थे। चौकीदार दोनों को हेस्टिंग्स हाउस नाम के उस बंगले में ले आया था। लोहे का दरवाजा मुंह चियारे खुला था और देखने से ही लग रहा था कि कोई यहां बरसों से आया नहीं है। पर दरवाजे के अंदर घास के बीच एक पगडंडी सी बनी थी। पर भूत बंगला ऐसा भी नहीं था कि रात गुजारी न जा सके और देखने में बिल्कुल तुलसी राम से के किसी बंगले भूत बंगले जैसा हो। और चौकीदार ने साफ कर दिया था, न खाना, न पानी, न बिजली, न बिछावन। जो भी आपको लाना हो अभी जाकर बमीठा मोड़ से ले आओ, वरना रात भर अतड़ियां ऐठेंगी, हमें न गाली दियो। फिर दोनों मोमबत्ती वगैरह सारा इंतजाम लेकर आए थे और तभी धारासार बारिश शुरू हो गई थी। और तब से ही आलम। राजवंत को अचानक कुछ सूझ गया था। उसने बगल में लेटे जमशेद के सिर पर चमट मारी और हौले से कहा, यूरेका। जमशेद राजवंत के इस यूरेका का मतलब समझता था, यानी गुड्डू को कोई सूत्र हाथ लग चुका था। सुबह हुई तो जमशेद ने राजवंत को जगाया, जो एकदम अंग्रेजी का 8 बनकर सोया हुआ था। अबे भोर भाई बे, चलो निकलो यहां से अब। जमशेद जल्दी से निकल लेना चाहता था। हाँ यार, निकल लेंगे, अब तो भूतों का डर नहीं है ना, चलते हैं ना, थोड़ी देर लेटने दो ना। थोड़ी देर की मान मनुहार के बाद राजवंत ने जमशेद को इस बात के लिए राजी कर लिया कि दोनों इस भूत बंगले यानी हेस्टिंग्स हाउस का एक चक्कर लगाएंगे। राजवंत का तर्क था कि रात भर पलंग के नीचे घुसे रहने की वजह से उसकी देह अकड़ गई थी, गर्दन में दर्द था और वो थोड़ा धूप सेकते हुए टहला नहीं तो बाइक नहीं चला पाएगा। जमशेद मान गया। दोनों टहलते हुए भूत बंगले का निरीक्षण करने लगे थे। चलते चलते जमशेद ने पूछा, रात को यूरेका यूरेका बोल के काहे गला फाड़ रहे थे बे आर्किमिडीज? राजवंत ने बात अनसुनी कर दी। वो बस इतना बोला, अगल बगल कुछ खास देख रहे हो? खास क्या है? अरे ये उस भूत बंगले का पिछवाड़ा है, इतनी सारी कटीली झाड़ियां हैं, गाय बैलों के गोबर हैं। और बोलता बोलता जमशेद रुक गया। पर इतनी जंगली घास के बीच में पगडंडी क्यों है? शायद ये भूतनी बाईपास हो, राजवंत ने मुस्कुरा कर कहा। थोड़ी देर के बाद जब दोनों वापस चौकीदार के पास पहुंचे तो चौकीदार ने मुस्कुरा कर स्वागत किया था उनका। सर जी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? हुई, दिक्कत तो हुई, जमशेद ने कहा। वो भूतनी हमको कच्चा ही खाने वाली थी। चौकीदार ने विनम्रता से हाथ जोड़ दिया। हमने तो पहले ही कही थी, अब भाग्यशाली हो जो जिंदा बच गई नो, दुआ ऊपर वाले की। चौकीदार ने वाकई दुआ में हाथ ऊपर उठा दिए। तो चौकीदार भैया, क्या नाम है आपका? नारायण, चौकीदार ने जवाब दिया। हम तो जा रहे हैं, पर हमें चाय नहीं पिलाओगे क्या नारायण? नारायण के दरवाजे पर आकर हम बिना कुछ पाए चले जाएं? ऐसा कैसे होगा? नारायण जोर से हंस दिया था। चलिए सर जी, हमारा घर तो यहीं थोड़ी ही दूर पर है, उधर खेतों की तरफ, भूत बंगले से कोई 200 मीटर आगे। राजवंत ने अपनी बाइक पर ही चौकीदार को भी बिठा लिया। अच्छा नारायण,
उस भूत बंगले की तरफ कोई जाता तो नहीं है ना? नहीं सर जी। नारायण घर के अंदर से चाय लाता हुआ बोला। मवेशी जानवर तक नहीं? अच्छा नारायण, जरा पैर धुलवा दोगे, जूते में गोबर लग गया है, राजवंत ने कहा। घर के आंगन में बने कुएं से पैर धोकर जब राजवंत वापस आया तो भैंस के गाढ़े दूध में बनी चाय पीकर मन तरोताजा हो गया था। चौकीदार के घर पर फोन को थोड़ी देर चार्ज करके दोनों वहां से 2-3 किलोमीटर ही आगे निकले होंगे कि राजवंत रुक गया और उसने अपने एडिटर को फोन लगाकर कहा, सर एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है। इस टाइगर रिजर्व से कम 12 बाघ गायब हो गए हैं। जमशेद एकटक राजवंत को देखता रह गया। यहां वो घूमने आया था या जासूसी करने? कहीं भी बाघों के गायब होने की स्टोरी छपी नहीं थी। हाँ, इस इलाके में अचानक टूरिस्ट को बाघ दिखने बंद हो गए थे। तो संपादक ने राजवंत से पूछा था, तुम्हारे पास पूरे सबूत तो है ना? कहीं गरीब चौकीदार मुफ्त में तुम्हारी जासूसी के चक्कर में फंस तो नहीं जाए। जंगल महकमे का चौकीदार नारायण गिरफ्तार कर लिया गया था। एसपी साहब के सामने अब राजवंत ने सिलसिलेवार घटनाएं रखनी शुरू की। पहली बात, भूत बंगले के पीछे पगडंडी होने का मतलब था कि कोई रोज यहां से आ जा रहा था, जबकि नारायण ने शुरू में कहा कि यहां कोई नहीं आता। अहाते में गोबर से यह बात साबित हुई कि मवेशी भी वहां रखे जाते थे। एसपी साहब परेशान हो गए। तो इससे बाघों के गायब होने का क्या संबंध है? सर, बमीठा मोड़ पर ही इनपुट मिले कि इस इलाके के गांव में नारायण ही एकमात्र असामी है जो हर महीने 3-4 भैंस खरीदता है, पर उसके घर में 4 भैंसें ही हैं, बाकी कहां गई? साथ ही इधर मवेशी चोरी की बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं। तो नारायण इन मवेशियों को बाघों के चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। इन मवेशियों को जहर देकर उन्हें वो जंगल में बांध आता है। इस जहर खुरानी से बाघ मर जाते थे और ये लोग फौरन बाघों के मांस, खाल, दांत, हड्डी सब निकाल कर बेच देते हैं। बाघों को घूमता फिरता सुना कहा जाता है। आजकल चीन में बाघ की हड्डी से बने खास वाइन बहुत पॉपुलर है। वहां मानते हैं कि ये इंसानों को बाघों की तरफ बहादुर बना देती है। लेकिन मारे गए बाघ 12 ही हैं, ये कैसे पता चला? ज्यादा भी हो सकते हैं, पर इतने तो कम से कम है ही। रात को मुझे आग जलाने के लिए गत्ते खोजते वक्त एक गठरी मिली जिसमें बाघों के 48 लंबे दांत थे। हर बाघ के जबड़े में 4 दांत ऐसे होते हैं जो 3 इंच तक लंबे होते हैं। इससे गिने। एसपी साहब ने ठंडी सांस भरी, लेकिन जमशेद के पास सवाल थे। यह कैसे पता चला कि ये लोग बाघों की शिकारी हैं? मैंने रात में तुमसे कहा था ना जमशेद कि कोई गंध आ रही है, कोई बदबू आ रही है। वो असल में बाघों की गंध थी। मैं बाघों की गंध पहचानता हूं। पहले तो मैं इस गंध से डरा और उस साये को देखकर भी, क्योंकि लगा कि बाघ आसपास घूम रहा है। लेकिन वो साया? जमशेद ने पूछा। अरे वो तो चौकीदार की बेटी है, राजवंत मुस्कुराया। कल रात मैंने उसके सफेद लवादे की कोर में मोमबत्ती का टुकड़ा बांध दिया था। आज मैं गोबर लगे जूते धोने के बहाने आंगन में गया तो वो सफेद धोती सूखती देखी, कोने में टुकड़ा भी बंधा है। और उस लड़की की देह से बाघ वाली गंध क्यों आ रही थी? जमशेद ने फिर पूछा। हम लोग जब अपने सामानों के लिए 1 घंटे के लिए यहां से गए थे तो उसी दौरान इन बाप बेटी ने बंगले से बाघों की हड्डियां हटा दी। उनके शरीर से गंध इसलिए आ रही थी। इन लोगों ने भूतों का आतंक यहां इसलिए फैला रखा था ताकि कोई इधर आए नहीं और इनका कारोबार चलता रहे। अरे गुड्डू, अच्छा चल आखिरी सवाल। हाँ पूछना। ये घुंघरू वाली आवाज कहां से आ रही थी? वो छन छन। राजवंत हंस पड़ा। वो पीछे गया और बाइक की डिग्गी में हाथ डालकर एक बिल्ली निकाली जिसके पैरों में घुंघरू बंधे थे और वो चल रही थी छन छन छन। एक कहानी आप सुन रहे थे भूत बंगला, जिसे लिखा है मैंने, और इसमें 2 किरदार राजवंत और जमशेद, जिनमें से राजवंत जो गुड्डू है, जो हमारी हर मधुपुर की कहानी में आपको मिलेगा, मधुपुर का वासी गुड्डू। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस कहानी को शेयर करें। नमस्कार।